बहुत स्वागत आपका सुबह 8 बजे की खास बुलेटिन में। महासंग्राम पर सबसे पहले चर्चा। कल दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एमपी की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की अगर माने तो 94 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कब तक ऐलान होगा इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है कि सीईसी की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, फाइनल लिस्ट पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। तो कल ये बैठक हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी की तरफ से अन्य प्रत्याशी के नामों की घोषणा हो सकती है। 94 सीटों को लेकर प्रत्याशी के नाम एक साथ जारी होने के पूरे आसार हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में मध्य प्रदेश की बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया है। पहले जो खबरें सामने आ रही थी 25 से 27 सीटों को लेकर सहमति बननी मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं 94 नामों पर मुहर लग चुकी है। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की जब अध्यक्षता कर रहे थे, कहीं ना कहीं सहमति बनाने पर फोकस रहा और अब जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान होना संभव बताया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस की भी लिस्ट आ चुकी है, शायद भाजपा के लिए थोड़ा सा आसान अब हो नामों को फाइनलाइज करना, और हो सकता है कि इसका असर भी जल्द ही नजर आए। सीईसी की बैठक जिसका इंतजार किया जा रहा था, प्रधानमंत्री के साथ मंथन हुआ है, अमित शाह मौजूद रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से जो रिपोर्ट पहुंची है, जिन नामों को लेकर एकमत नहीं हो रहा था, हो सकता है कि उन पर मुहर लग गई हो, लेकिन पुख्ता जानकारी की अभी भी जरूरत है। कब तक लिस्ट जारी होगी, क्योंकि बीजेपी हर बार चौंका ही रही है जब लिस्ट की घोषणा होती है, प्रत्याशी की घोषणा होती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ सीईसी की बैठक हो गई और दूसरी तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जल्द ही ये सब हो सकता है। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अशरफ काजमी दिल्ली से हमें रिपोर्ट करेंगे। शैलेंद्र चौहान है भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, सबसे पहले आपकी ओर करना चाहूंगी, क्या कुछ संभावनाएं अब बीजेपी की अगली सूची को लेकर? देखिए अवंतिका, बस समय खत्म हो जाए, कुछ ही समय का बस अब बात है कि जब सूची सामने आ जाएगी। क्योंकि जो मेन था कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो और उसमें मोहर लगे, वो हो चुकी है। कल देर रात ये बैठक हुई और उसमें बहुत जल्दी करीब 1-1.25 घंटे के अंदर ही पूरी बैठक समाप्त हो गई। तो इसका मतलब बहुत तेजी के साथ काम किया गया है और सभी सीटों पर सहमति बन गई है। अब सिर्फ देखने वाली बात है कि कब सूची जारी करते हैं बीजेपी, और इस सूची में आपको कुछ चौंकाने वाले नाम भी मिल सकते हैं। क्योंकि पहले जैसा हुआ वो ही अभी भी उम्मीद की जा रही कि बीजेपी अपने बड़े चेहरों को फिर मौका दे सकती है, उनको दांव लगा सकती है, चुनाव मैदान में उतार सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सामने एक तस्वीर बिल्कुल साफ है कि चुनाव मैदान में उनके विपक्ष में कौन खड़ा है। कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी, तो उसकी वजह से बीजेपी के सामने अब ये दिक्कत नहीं है कि वो अपने विपक्ष के को देखे कि वहां पे क्या हो, कौन किसी स्थिति में। उनके सामने पूरी बिसात कांग्रेस की बिछी हुई है, सिर्फ उनको अपनी चाल चलने हैं। तो आज इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे, और हो सकता है कि ये अब से कुछ देर बाद हो या आज शाम तक बीजेपी अपनी जारी कर दे। तो एक चीज तो बहुत साफ है कि सूची आज आ जाएगी, क्योंकि आज से ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। तो बीजेपी के पास समय कम है कि वो जल्द से जल्द अपनी सूची जारी करे, जिससे जो बिल्कुल अशरफ, यही कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर ये मान रहे हैं कि आज शायद बीजेपी की तरफ से घोषणा हो सकती है। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, ये बताइएगा कि क्या कुछ हलचल मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रही है? क्या लिस्ट आने की सुगबुगाहट वहां पर? देखिए, बिल्कुल अशरफ भी जैसा बता रहे हैं, आज निश्चित ही भाजपा की सूची आ जाएगी, क्योंकि कल सभी नामों पर मंथन हो चुका है और आज 92 नामों पर सूची घोषित होगी। 2 नामों को लेकर पेच फंसा हुआ था, तो वो अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, तो उन नामों को होल्ड किया जा रहा है। बाकी 92 नामों की सूची आज आएगी और मध्य प्रदेश में लगभग तस्वीर साफ है। हम आपको एक अपडेट दे दें, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के क्योंकि सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके, तो वहां कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वहां पर यह तय है सिंधिया
खेमे के मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, उनका टिकट कटना लगभग तय हो चुका है, जो हमारे पुख्ता सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा वहां पर एक चौंकाने वाला नाम आएगा माया सिंह का, क्योंकि माया सिंह का पिछले चुनाव में वो टिकट कट गया था, लेकिन इस बार माया सिंह को एक बार फिर से भाजपा चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। तो हम ये आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे चेहरे चौंकाने वाले होंगे, जैसे अशरफ ने बताया कि जो जैसे पहली सूची आई थी वैसे ही कई सूची में नाम चौंकाने वाले होंगे। कुछ सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है और कई विधायकों के टिकट भी कटना। तो आज की सूची कई तरह से अप्रत्याशित होगी। कई विधायकों को अचानक से पता चलेगा कि उनका नाम सूची से बाहर हो चुका है और कई नए चेहरे मैदान में होंगे। तो आज सूची का अब सिर्फ इंतजार हो रहा है। प्रदेश संगठन के भी हमने सीनियर लीडर से भी बात की है, तो उन्होंने भी यही संकेत दिया है कि सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। चलिए देखने वाला विषय कि कब तक अंतिम सूची जारी होती है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र भी इस पूरी जानकारी के लिए। ये देखने वाला विषय कि कब तक बीजेपी की तरफ से अगली सूची को लेकर बातचीत जारी होती है। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन दाखिल हो पाएंगे। सुबह 11 बजे अधिसूचना जारी होगी। 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आज नामांकन की प्रक्रिया, अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन भरे जा सकेंगे। सुबह 11 बजे अधिसूचना जारी होने का समय। 30 अक्टूबर तक नाम कैंडिडेट्स दाखिल करवा सकते हैं। और इधर रायपुर में भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने वाली है। 70 सीटों के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 70 विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले एक और बड़ी हलचल ये कि 7 नवंबर को भी वोटिंग होनी है। हालांकि बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि मतदान की तारीख में कहीं ना कहीं फेरबदल की स्थिति भी हो सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से डिस्कस इस पर किया जाए। लेकिन फिलहाल आज जो अधिसूचना जारी होगी, हो सकता है कि 70 सीटों के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया, यही डिटेल्स इसमें साझा की जाए। 70 विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान को लेकर अभी तक जानकारी सामने आई है। और प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में बगावत की ऐसी लहरें उठ रही हैं जिससे चुनावी नैया हिचकोले खा रही है। टिकट कटने से नाराज नेताओं के तेवर तल्ख हो गए हैं, बागी सुर बुलंद हो गए हैं, समर्थक भी संग्राम के मूड में नजर आते हैं। चुनावी रण में अपनी ही पार्टी को हराने का आमादा जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आते हैं, तो अब कांग्रेस दुविधा में है कि सत्ता के फाइनल मैच में विरोधियों के खिलाफ रणनीति बनाए या अपनों से निपटने की नीति। जश्न की यह तस्वीर देर रात कांग्रेस के 88 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद की है। इन तस्वीरों में टिकट हासिल करने वाले नेताओं के समर्थकों का जश्न है, लेकिन खुशी का इजहार जितना जोरदार हुआ, उससे ज्यादा विरोध का वो तूफान था जिसने टिकट का ऐलान होते ही कांग्रेस के लिए संकट बनकर दस्तक दे दी। कहीं मौजूदा विधायकों के टिकट कटने को लेकर गुस्सा है, तो कहीं उन दावेदारों के समर्थक सड़क पर उतर चुके हैं जिनके सपने चुनावी रण में उड़ान न भर सके। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में अलग अलग वजहों से 6 मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ कर दिया, जिनमें 3 चंबल ग्वालियर, 2 मालवा निमाड़ और 1 भोपाल के विधायक शामिल हैं। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को बेटिकट कर कुलदीप सिकरवार को प्रत्याशी बनाया गया। मुरैना से राकेश मावई के टिकट पर कैंची चली, उनकी जगह दिनेश गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया गया। गोहद में मेवाराम जाटव की जगह केशव देसाई को टिकट दे दिया गया। वहीं सेंधवा में मोन्टू सोलंकी ने मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत को सर्वे में पछाड़ दिया। उज्जैन के बड़ेनगर से विधायक मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी पार्टी के चेहरे होंगे। वहीं ब्यावरा में रामचंद्र दांगी पर पुरुषोत्तम रामचंद्र की दावेदारी भारी पड़ गई। टिकट कटने के बाद विरोध के सुर कुछ इस तरह मुखर हो गए हैं। जहां सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने कमलनाथ को मुरैना की सभी 6 सीटों पर हराने की चुनौती दे डाली, वहीं भांडेर से टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर ने हाथ का साथ छोड़कर कमल थाम लिया। मेरा जो टिकट काटा गया है, तो ये मेरे समर्थक जितने भी है और मेरा भी ये चैलेंज है
कि मुरैना की 6 सीट माननीय कमलनाथ जी को हराकर यहाँ से भेजूंगा। बहुत मजदूरी की मैंने कांग्रेस में, बहुत मजदूरी की, लेकिन जब मेरा स्वाभिमान और सम्मान जागा और जब मुझे नरोत्तम मिश्रा जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आशीर्वाद मिला और मैं जननायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद में आज दतिया में काम करूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान देर रात हुआ और रात के अंधेरे में ही विरोध की मशाल जल उठी। चुनावी जंग में बगावत के सुर बुलंद हैं और कांग्रेस के लिए आफत की आहट। सिवनी मालवा में प्रत्याशी अजय पटेल का विरोध शुरू हो चुका है। शुजालपुर में प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। बुरहानपुर में प्रत्याशी बनाए गए निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। पवई के प्रत्याशी मुकेश नायक के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी हुई। दतिया के सेवड़ा में भी कांग्रेस के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी घनश्याम सिंह का विरोध हो रहा है। मऊ में प्रत्याशी राम शुक्ला के विरोध में रैली निकाल दी गई। गुना में पंकज कनेरिया के खिलाफ विरोध का शोर तेज हो गया। देवास के खातेगांव से दीपक जोशी को प्रत्याशी बनाने के विरोध में कांग्रेस नेता लक्ष्मी नारायण बंडावाला ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में टिकट के लिए तकरार और सिर फुटअव्वल विरोधियों के लिए चुटकी लेने की वजह बन चुकी है। सीएम शिवराज ने अपने अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसा और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अपने निशाने पर एक बार फिर से लिया। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको इस वक्त प्रतीत हो रहा है कि देयर इज अ ह्यूज बैकलैश कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस जीत रही है। इस वक्त कांग्रेस का लीडर बॉयंट है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है। इसीलिए जब जहां जहां बीजेपी के कुछ लोगों को टिकट्स दी गई हैं, ही फील्स डिप्राइव्ड एंड डिनाइड, इसलिए वो अपनी बात बोल रहा है। बट ये सब चीजें विद पैसेज ऑफ टाइम सेटल डाउन हो जाएंगी। उधर कांग्रेस सधे हुए अंदाज में जवाब देकर इस विरोध को स्वाभाविक बता रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस में टिकट को लेकर उठा विरोध का तूफान क्या उसके सत्ता के सफर में रोड़ा बन पाएगा, या फिर पार्टी अपनी रणनीति से हर आवाज को शांत कराते हुए आगे निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनावी मौसम आ चुका है। चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर सियासत की बातें हो रही हैं। चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा लगातार चल रही है। जनता के मुद्दों को लेकर विकास तक पर बात हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम भी बलौदाबाजार की विधानसभा सीट पहुंची है और चाय की दुकान पर लोगों से क्षेत्र का हाल जानने की कोशिश की। चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं विधानसभा में विकास मुद्दों और समस्याओं पर जनता क्या चाहती है। चाय मतलब आप चाय की शुरुआत चर्चा से करते हैं। अक्सर लोगों के बीच यही होता है कि चर्चा होती है और चाय पीते रहते हैं, मतलब चाय पीते पीते चर्चाओं की शुरुआत होती है। और इसी चर्चा को लेकर आज हम पहुंचे हैं बलौदाबाजार विधानसभा में। आप क्या सोचते हैं भैया, चुनाव को लेकर क्या मनसा है आपकी? चुनाव को लेकर ये मनसा है कि घोषणा पत्र जो आएगा उसी में पता चल पाएगा कि कौन जीतेगा। इससे पहले विधायक थे, उनकी घोषणा पत्र कैसी थी? जो पहले विधायक थे उसकी घोषणा पत्र ठीक थी, लेकिन नहीं हो पाया वो। आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर? चुनाव सर इस बार टर्निंग होगा सर, परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन? क्योंकि यंग लड़के बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं लोग और उनको काम धंधा नहीं मिल रहा साहब। मेन रोजी काम धंधे का है और लोकल आदमी का तो और बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है सर। कैसे? काम नहीं मिला, लोग भूखे मर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि भैया चुनाव को लेकर क्या मनसा है आपको, क्या सोचते हैं आप? देखिए, बलौदाबाजार में अभी तक के इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब बुनियादी आवश्यकताएं हैं। जिस हिसाब से सारी चीजें तो आ गई है, उसके अलावा इंजीनियरिंग और नर्सिंग कॉलेज बहुत जरूरी है बलौदाबाजार के विकास के। मेरा चुनाव को लेकर मतलब इस बार कौन बनेगा यहाँ का विधायक, ये है। कौन बन पाएगा? अभी तो कोई फिक्स नहीं हुआ है कौन बन पाएगा, लेकिन अभी सब नया नया चेहरा है यहाँ बलौदाबाजार क्षेत्र में। तो नौकरी को लेकर क्या है, बेरोजगारी को लेकर क्या है?
यहाँ अभी बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, पूरा बाहर के लोग कंपनी वंपनी में सब काम कर रहे हैं। बाहर के लोग कर रहे हैं और आपको? आप हम लोग तो ऐसे ही हैं। वो भी अच्छे विकास कार्य किए हैं, बाकी इस बार संग्राम का ज्यादा वो चल रहा है। रोजगार को लेकर जहाँ तक पहले जो रोजगार थे और अभी के रोजगार में बहुत अंतर है। पहले जो रोजगार थे वो एक आम इंसान की तरह थे, अभी भी जो रोजगार है वो आम इंसान की तरह है। लेकिन यहाँ पास ये हो गया है कि जहाँ पर सरकार को जो देना चाहिए योजना, वहाँ पर तो पीछे क्यों हट रहे हैं। बात ये है। मोदी केंद्र में और राज्य में? ये भी मोदी कांग्रेस जीतेगा भी बलौदा से। क्यों, क्या क्या विशेष है? कांग्रेस का पिछले 5 साल में जो सरकारी क्रम चला है बघेल देगा, उस हिसाब से दिखता है कि कांग्रेस ये रिपीट करेगा। अफवाहें उड़ रही है कि कांग्रेस से ये आ रहे हैं, कांग्रेस भाजपा से वो आ रहे हैं, पर अभी कंफर्म हुआ नहीं है। जैसे पता चलता है उस आधार पर अपन बता सकते हैं कि हाँ ये कंफर्म की बात करते हैं तो शैलेश जी को मिला है कांग्रेस से, और बीजेपी से भी जो उम्मीदवार है वो टंकराम वर्मा जी हैं और अभी वर्तमान विधायक है। किस तरह से विकास कार्य को देखते हैं? पहले अभी जो वर्तमान विधायक हैं प्रमोद शर्मा जी, उनका कार्य का तो बहुत अच्छा रहा है, पर अपेक्षाकृत विकास बड़ौदा बिहार का नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी आए, चाहे भाजपा से आए, चाहे निर्दलीय आए, चाहे कांग्रेस से आए, उम्मीद ये है कि बड़ौदा बिहार जो है अच्छा उन्नति करे। यह चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या मंशा है आपको लेकर बलौदा बाजार विधानसभा में? जैसा कि देखा जाए तो अभी टिकट का अनाउंस हुआ है 2 दिन पहले, और यहाँ बेरोजगारी और सफाई की ज्यादा दिक्कत है। यहाँ सफाई नहीं होती है आए दिन, और आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, उसके कारण थोड़ा ट्रैफिक समस्या ये सब है। अच्छा, ट्रैफिक समस्या होती है, उसको लेकर मतलब समस्या है ट्रैफिक को लेकर, और क्या ऐसी समस्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। आए दिन लोग यहाँ फॉर्म भरने आते हैं, भीड़ लगी रहती है बेरोजगारी वो करने के लिए, और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। मेरा कहना तो ये है कि जहाँ ऊपर यहाँ सरकार बैठे तो यहाँ भी वही सरकार होना चाहिए, मतलब एक ही सरकार होना चाहिए, तब मतलब विकास। बताइए भी चुनाव को लेकर क्या है? अभी तक सरकार तो कांग्रेस की सरकार बढ़िया काम किया है, बाकी अपन तो बीजेपी वाले हैं और संग्राम जिंदाबाद। ऐसा है? क्यों ऐसा? अपन हिंदू विचारधारा के आदमी हैं। चुनाव को लेकर मंशा, चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव बहुत ये तो त्योहार है, और ये ऐसा त्योहार है कि 5 साल में एक बार लोगों को मतदान करने का मौका मिलता है, तो हर व्यक्ति को हर हालत में जिस भी स्थिति में रहे उसे मतदान करना चाहिए। क्या लगता है इस बार प्रत्याशी को लेकर बलौदा बाजार विधानसभा में? बलौदा बाजार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी प्रत्याशी को उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने सामान्य वर्ग को टिकट दिया है, तो कांटे की टक्कर रहेगी। और ये बहुत ही रोचक विषय है। लोग अभी देखो, बिहार में जाति जनगणना हुई, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की है, जाति जनगणना करवाएंगे। अगर ये चुनाव ये निर्णय करेगा कि जाति महत्वपूर्ण है या फिर इंसानियत महत्वपूर्ण है, तो जो कैंडिडेट जीतेगा उससे ये तय होगा कि जाति महत्व रखती है या फिर व्यक्ति का वजन महत्व रखता है। बलौदा बाजार जो है हमेशा दुर्भाग्य झेलता आया हुआ है। ऐसा दुर्भाग्य कि यहाँ का जो विधायक है हमेशा राज्य का जो मुख्यमंत्री के अपोजिट खड़ा रहता है। एक बार ऐसा सौभाग्य देखने को मिला है मुझे, जिस समय लक्ष्मी बघेल यहाँ की विधायक थी और मुख्यमंत्री अब रमन सिंह थे। यहाँ जो भी विधायक बने उसका मुख्यमंत्री बने, मैं यही चाहूंगा। क्यों कि लक्ष्मी बघेल के बनने के बाद बलौदा बाजार जिले की सौगात मिली। 3 बार बलौदा बाजार के साथ शोषण हुआ, 4थी बार उसको लाभ मिला तो जिला का दर्जा। बलौदा बाजार जिला 1973 में बन जाना था जो नहीं बना। बलौदा बाजार जिला 1998 में बन जाना था जो नहीं बना। बलौदा बाजार जिला 2007 में बन जाना था जो नहीं बना। 2012 में रमन सिंह ने एक जिले का सौगात दिया। बलौदा बाजार लोकसभा सीट थी जो विलुप्त हो गई। बलौदा बाजार विधानसभा सीट विलुप्त होने के कगार पे थी, जिला बनने के कारण बच गया। आपने अपोजिट की बात की, किस तरह से अपोजिट लगता है आपको कि अभी कौन सा प्रत्याशी है राज्य में, कौन से प्रत्याशी? हम यही चाहेंगे जो भी बने बलौदा बाजार का, दोनों कैंडिडेट के प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन जो भी जीते वही उसी का ही मुख्यमंत्री हमको मिले।
शामिल चाहेंगे। ये देख सकते हैं चाय की चुस्की और शहर वासियों का यही कहना है कि लगातार बड़ौदा बाजार में अपोजिट देखा जाता है। जब कांग्रेस रहती है तो सरकार बीजेपी की रहती है, और जब यहाँ बीजेपी रहते हैं तो सरकार कांग्रेस की रहती है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर इसे कहा जा सकता है विकास में। अब लिहाजा देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव है, अब क्षेत्र के विधानसभा के लोग किसको मतदान के रूप में प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनते हैं। चुनावी चर्चा तो जारी रहेगा। तब तक के लिए योगेश यादव, न्यूज 18 बलौदा बाजार। गुलाब जामुन में 40 स्टार प्रचारक